Yes, yesterday we were talking about some NAP or something, that is new economic policy. Is it right? Yes. Yes. So, in a way, new economic policy 1991, we are talking about why we needed that. आपण बघितलं त्याच्या नीड्स काय होत्या, बरोबर? वी सॉ की आपल्याकडे इन्फ्लेशन होतं, फॉरेन एक्सचेंज नव्हतं, फिस्कल डेफिसिट होतं, गव्हर्नमेंट जी लोन घेतं ती वाढत चालली होती आणि आपण ते रिपे करू शकत नव्हतो. आपल्या इंडस्ट्रीयल सेक्टरची एफिशियन्सी वाढत नव्हती, कुठल्याही प्रकारचं कॉम्पिटिशन नव्हती त्यात, बरोबर आहे? आणि त्या अनुषंगाने मी तुम्हाला म्हटलं होतं की तुम्हाला लिबरलायझेशन याच्यावरती बघायचं होतं, आठवतंय तुम्हाला? Correct. So, did any one of you start with that? Did that? तुम्ही प्रयत्न केलेत लिबरलायझेशन वर लिहायचे? मला ऍक्च्युली सनाने पाठवलं होतं, पण ती बहुतेक अजून जॉईन झाली नाहीये किंवा होऊ शकत नसेल. सो तुमच्यापैकी कोणी लिहिलंय? मी तुम्हाला म्हटलं होतं 5 लाईन लिहायच्यात लिबरलायझेशन आणि त्याचं एक्झाम्पल. Yes. व्हेरी गुड. एनिबडी एल्स? प्राचीने लिहिलंय आणि कोणी? ओके. सो जर तुम्ही लिहिलं असेल तर मला तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये टाका. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे. प्राची, मला सांग बरं की तू काय लिहिलंयस, वाचून दाखव बरं. Liberalization means removing all unnecessary controls. करेक्ट. मॅडम आवाज नाही येत आहे. थोडं गॅप आहे आवाजात. पण प्राची, तू असं करू शकतेस की तू जे लिहिलंयस तुमच्या ग्रुपवर नाही टाकताय, पण तू मला टाकू शकतेस, मी ते चेक करीन. ओके, पण तू पहिलं जे वाक्य म्हणलीस ते अगदी बरोबर आहे. So anybody else who has written about liberalization and they want to talk? I know people are joining in. Thank you, Prachi. Tu lihilas and I'm really appreciating it. Okay. Anybody else who want to share about liberalization with us? Okay. So, पण लिहिलंय मॅडम. येस अंकिता, वाच मग, नक्की वाच. आय एम रिअली सॉरी अंकिता, पण तुझा पण आवाज येत नाहीये. इज इट ओके, तू मला पाठवलंस आणि मी त्याच्यावर रिप्लाय टाकला ते बरोबर आहे का ते बघायला? इज देअर एनीवन एल्स हू वॉन्ट टू शेअर? पाठवलं नाही मॅडम. हा, मी म्हटलं की तुझाही आवाज आम्हाला येत नाहीये थोडा नीट. तर आपण असं बघूया की या सेशनच्या शेवटी जर आवाज येत असेल तर ते करूया. तुझं अदरवाईज तू मला चेक करायला पाठव. ओके. Is there anyone else who want to share about liberalization? Okay, so let's start today. I'll share तुम्ही लिबरलायझेशन बद्दल जेव्हा येईल तेव्हा मी तुम्हाला प्रश्न विचारेन. ओके, सो आतापासून आपण काय करणार आहोत, आपण थोडं तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी देणार आहोत आणि थोडं मी शिकवणार आहे. आणि जे सेल्फ स्टडीसाठी दिलं असेल, जो मैं आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए दूंगी, उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी. इट्स लाइक अ एमसीक्यू टेस्ट. ओके, दैट विल बी फ्रॉम नाउ ऑन. लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. क्या थे उनके ऑब्जेक्टिव्स, वो हम देखते हैं. ओके, फर्स्ट इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो बढ़ाना. जैसे कि मैंने बोला, आज अगर मेरा 100 रुपए का जीडीपी क्रिएट हो रहा है, तो एटलीस्ट उसमें अगर मेरी डेवलपिंग कंट्री है तो 7 to 8%, 6 to 8% ग्रोथ होनी चाहिए. दैट मीन्स एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम मेरा 106 जीडीपी होना चाहिए. ओके,
देखो जीडीपी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमीज जो होती है वो बिलियन ट्रिलियन सम परसेंट मतलब बिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी होती है। तो मतलब बहुत बड़े पैसों की बात करते हैं। उसमें से 1% भी अगर ग्रोथ है तो बहुत है। तो 6-7% इज द ह्यूज ग्रोथ। और वैसा ग्रोथ रेट बढ़ाने की कोशिश करनी थी हमें न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी से। बरोबर आहे? जायद, आय एम बिंग ऑडिबल? तू पुढचं वाचू शकतोस जाहीद? नाही मॅडम, स्क्रीन नाही दिसत आहे मला. ओके, नेटवर्क स्लो आहे. इट्स ओके. इज देअर एनीवन ज्यांना वाचायचंय? कारण मी ही छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, तुम्ही वाचलं की मी ते एक्सप्लेन करू शकते. ओके गौरी, प्लीज रीड इट आउट. To increase the rate of growth New of the economic economic. policy या जस्ट to increase the जस्ट rate. अ मिनिट. ओके, आशनाने पण हात वर केलाय, तिलाही सांगूया. आणि कोण बोलत होतं? अमर होतं का? हो मॅम. हा, तुला पण सांगते. ओके, टर्म बाय टर्म जाऊया. पहिल्यांदा गौरी, मग आशना आणि मग तू. ओके, लेट्स स्टार्ट गौरी. Okay. To increase the rate of growth of the economy. ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. पुढचं? To improve the performance of the public sector and to increase efficiency of the public sector. करेक्ट. तुम्हाला आता एक रिअल लाईफ एक्झाम्पल सांगते मी. ओके, पब्लिक सेक्टर परफॉर्मन्स म्हणजे काय असतो? आपल्या रेल्वेचा परफॉर्मन्स इतका मोठा, इतका तगडा असतो रेल्वे मिनिस्ट्रीचा किंवा रेल्वे ओव्हरऑल ऑर्गनायझेशनचा. तर इंडियाच्या रेल्वेला एक वेगळं बजेट पूर्वी प्रिपेअर करायला लागायचं. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्या ऍक्टिव्हिटी असतात. सो दॅट इज अ एफिशियन्सी. ओके, पण आता तुम्ही बघितलं असेल तर एअर इंडिया, तुम्हाला सगळ्यांना ही कंपनी माहितीये, गव्हर्नमेंट पब्लिक कंपनी आहे जी विमान उडवते, म्हणजे उडवते इन द सेन्स विमानातून लोकांना घेऊन जाते. बरोबर आहे? सो या कंपनीला इतका लॉस होतो आहे, ते इतक्या इनएफिशियंटली चालत आहे ती कंपनी, की त्याच्यामुळे व्हॉट वी हॅव टू डू इज वी हॅव टू इम्प्रूव्ह द परफॉर्मन्स फॉर द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे आपल्याला एअर इंडियाचा परफॉर्मन्स बदलायला हवा आणि त्यासाठी तिचं प्रायव्हेटायझेशन करणं गरजेचं आहे. कारण प्रायव्हेटायझेशन करताना जेव्हा एखादी कंपनी प्रायव्हेट ओनर ताब्यात घेतो, तेव्हा तुम्ही सांगू शकता का मला, जर समझा एखाद्या प्राइवेट ओनर, इफ अ कंपनी बिलोंग्स टू अ प्राइवेट ओनर, देन उसका एम क्या होगा बिजनेस का? उसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होगा बिजनेस का? व्हाट विल बी हिज एम इफ अ प्राइवेट ओनर ओन्स द? करेक्ट. एनीबडी एल्स? क्या होगा एम? You have to talk, people. To earn more and more profit. वेरी गुड, करेक्ट. टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, राइट? तो जैसे कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी चाहिए, एफिशिएंसी बहुत चाहिए, टाइम वेस्टेज, रॉ मटेरियल का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो मतलब अगर ये कंपनी जो इनएफिशिएंटली चल रही है गवर्नमेंट की कंपनी होने के कारण, तो ऐसे टाइम कंपनी का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है. ओके, सो दैट जिनके पास वो कंपनी जाती है, दे विल बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिट मिलेगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल रहा है उसका फायदा हो जाएगा, इट विल इम्प्रूव, राइट? द प्रॉब्लम इज ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो प्रोडक्ट बेचा जाता है, जो सर्विस रेंडर की जाती है, दैट मीन्स द सर्विस दैट इज रेंडर्ड और प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड, इट्स प्राइस इज रेज्ड. उनका प्राइस बढ़ जाता है, त्यांची प्राइस खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकते. आणि म्हणून खरं तर प्राइस कमी ठेवायच्या नावाखाली जेव्हा गव्हर्नमेंट कंपनी रन करत असतं तेव्हा त्यांना तोटा होत असतो. सो वी नीड अ बॅलन्स बिटवीन हॅव्हिंग गव्हर्नमेंट रन कंपनी और हॅव्हिंग हायर प्राइजेस बिकॉज द कंपनी इज ओन्ड बाय प्रायव्हेट एंटिटी. म्हणजे प्रायव्हेट लोकांनी कंपनी ठेवल्यामुळे त्यांच्या ताब्यात वाढणारी प्राइस आणि गव्हर्नमेंटने कमी प्राइस ठेवल्यामुळे त्यांना होणारे मोठ्यात मोठे तोटे, याच्यावरती आपल्याला प्रचंड मोठा बॅलन्स निर्माण करून कंपनीज रन करायला लागतात. सो मे बी द आन्सर इज PPP, दॅट इज पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप. व्हॉट इज PPP? पण खूपदा असं होतं, इट इज नॉट पॉसिबल टू रन इन अ वे.
ओके. सो खूपदा कंपनीजचं, पब्लिक सेक्टर युनिट्सचं एफिशियन्सी वाढवण्यासाठी प्रायव्हेटायझेशन केलं जातं. ओके. आपली एसटी बस बघा, कमीत कमी तिकीटं असतात की एसटी बसची, आणि नेहमी फेऱ्या असतात. सगळ्यांना किती उपयोग होतो, आणि म्हणून सरकार तोट्यात असताना सुद्धा एसटी बसेस चालवत असतं. कारण लोकांना कमीत कमी पैशात इतर जागी जाता आलं पाहिजे. पण त्याच्याऐवजी प्रायव्हेट ट्रॅव्हलने गेलात तर बस चांगली वगैरे असते, एसी-बीसी असतं, किंवा असं असं काही असू शकतं, चांगल्या चांगल्या सुविधा. कारण त्यांना त्यांची क्वालिटी इम्प्रूव्ह करायची असते. खूप कॉम्पिटिशन असते मार्केटमध्ये. पण तरीही त्याचं तिकीटही जास्त असतं. बरोबर आहे की नाही? तुमच्या लक्षात येतो हा मुद्दा? हो. येस. सो आशना, read the next one to reduce वाला point. To reduce poverty and to increase the standard of living of masses through better use of resources and more employment opportunities. या वेरी गुड. तो क्या आशना आप ही ये इसके बारे में कुछ बोल सकती है, ट्राई कर सकती है? क्या लिखा है और इसके बारे में, मतलब क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ये एम था कि आप पॉवर्टी कम करना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है लोगों का? Cause मैम जो मतलब अभी जिस स्टेट में अभी है हम लोग, वहाँ पर पावर्टी बहुत ज्यादा है और अपॉर्चुनिटीज तो है ही नहीं. जो पुअर लोग हैं उनके लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज है नहीं, ना जॉब है ना कुछ, ना उनको एजुकेशन मिल रहा है. तो वो पावर्टी हटा के हमने उनको अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना चाहिए और उनको और स्टडी के लिए अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए या तो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, वेरी सो गुड. दैट उनका भी living अच्छा हो. येस येस, व्हेरी गुड. बहुत अच्छे से और ऍप्टली आपने ये एक्सप्लेन किया. होपफुली तुम्हाला सगळ्यांनाच समजलं असेल. जेव्हा आपण असा विचार करा की आत्ता आपल्याला एवढे सगळे प्रॉब्लेम्स सतावत आहेत, एट दैट पॉइंट जेव्हा 1991च्या मागे अपन बघतो, जब उस टाइम के बारे में सोचते तो ये प्रॉब्लम्स तो बहुत ही ज्यादा चल रही थी तब. अभी भी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है. आपको पता है, हम वी आर लाइक 1.2 बिलियन पीपल. मतलब कितना पता है, राइट? इट्स नियरिंग टू द 120 करोड़, राइट? 1.2 अब्ज, इतना इतना पॉपुलेशन है. तो इतने जॉब क्रिएट करना, इतने लोगों को खाना पीना सब कुछ देना, इट्स अ वेरी हेवी ड्यूटी. इट्स अ वेरी हार्ड टास्क टू डू. और जो पहले की इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी नहीं है, फार्मिंग की ग्रोथ अच्छी नहीं है, ऐसा जब टाइम चल रहा था और इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं चल रहा है, तो उस टाइम तो ये सब अपॉर्चुनिटीज देना दैट वाज लाइक नॉट पॉसिबल एट ऑल. अगर आप अभी बोल रहे हो कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो तब तो हमारे पास इतने कंपनीज भी नहीं थे आज जितने हैं वो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे जो एजुकेशन दे सके कि वो आपको एजुकेशन देकर पॉवर्टी से निकाल पाए. पॉवर्टी इज अ गरीबी. ओके. सो रिमेंबर दैट कि ये भी तो करना था, हम कर रहे हैं. इसके बाद बहुत सारी योजनाएं आती है. लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे योजनाओं के बारे में बताया था लोगों को, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इनको. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द पॉवर्टी. ओके. कैन यू प्लीज रीड आउट द नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट? To expand employment opportunities and to utilize cheap labor fruitfully. या yesterday when I was talking, मैंने आपको बोला था कि इंडिया ये वर्ल्ड का बैक ऑफिस कहलाता है. डू यू नो व्हाई? क्योंकि इंडिया में जो लेबर अवेलेबिलिटी है, लेबर को जो पैसे दिए जाते हैं एज अ सैलरी, एज अ वेजेस, वो बहुत ही वी कैन से वेरी वेरी चीपर रेट है. ओके. मतलब देखो, एक यूएस का समझो एक इंसान है. ओके. तो उसको 1 आवर के लिए, आपको दिखाई दे रहा है राइट, मैं जो लिख रही हूँ, तो उसको 1 आवर के लिए शायद $6 मिलते हैं. ओके. ही इज द लोएस्ट क्राइटेरिया ऑफिसर, मतलब छोटा से छोटा ऑफिसर. ओके. इससे बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर भी ओके. तो $6 मल्टीप्लाइड बाय 70, क्योंकि डॉलर्स अब तो नियर 70 है, तो हम बोल सकते हैं कि इसको एक आवर्स के लिए 420 रुपीज मिलते हैं. ओके. तो एक आवर के लिए 420, और एक दिन के वो 8 घंटे काम करता है. ओके. तो मतलब 420 मल्टीप्लाइड बाय 8, सिंपली सेइंग, तो आपका कितना हो जाता है?
3660, मतलब एक दिन का ये आदमी को 3668 रुपीज मिलते हैं. यू मल्टीप्लाइड बाय 30 और इवन 20, क्योंकि हम छुट्टियां भी कंसिडर कर लेते हैं. ओके, तो इवन यू मल्टीप्लाइड बाय 30 और 20, तो आपका कितना हो जाता है आप देख सकते हो. मतलब एक मंथ का सैलरी अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा ये कुछ 7,3,3,60, मतलब 73,360 इतना कुछ हो जाएगा इंडियन रुपीज में. आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक, मतलब $6 पर आवर तो बहुत ही कम है. लेकिन क्या हमारे यहाँ स्टार्टिंग सैलरी इतनी होती है? डेफिनेटली नहीं. किसी को भी जाकर पूछो, क्या महीने के 73,000 रुपीज मिलते हैं हमें? नहीं, हमें कुछ ऐसे मिलते हैं 9,000, राइट, 10,000, 15,000, समथिंग लाइक दैट, राइट. वो बहुत ही चीप है. मतलब अगर इंडियन वर्कर को काम दिया जाए आउटसाइड में तो उनको बहुत ही कम पैसे में काम दे सकते हैं और इनका लेबर भी होता है. तो यहाँ के भी लोग खुश, वहां के जो ओनर्स है, बिजनेसमैन है, वो भी खुश. तो वो क्या करते हैं, उनके यहाँ पर जो काम होता है वो इंडिया में दे देते हैं और इंडिया के लेबर हायर कर लेते हैं. इंडिया के लेबर को नौकरी देते थे और उनको कम दाम में नौकरी मिलती है. तो इसकी वजह से यहाँ के लोगों को भी जॉब मिलती है और उनके पैसे भी बच जाते हैं. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? समझता है का? यस मैम. Yes. यस मैम. सो इसकी वजह से, क्योंकि हे हमें पता चल रहा था की आपल्याकडे एम्प्लॉयमेंटच्या अपॉर्च्युनिटीज आपल्याकडे एक्सपांड करायच्या, जास्त जास्त नोकऱ्या पाहिजेत आणि आपल्याकडे चीप लेबर अवेलेबल आहे, तर ते जास्त जास्त वापरलं पाहिजे, युटिलाइज केलं पाहिजे. तर त्याच्यासाठी अशा अपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करणं गरजेचं होतं. म्हणजेच बिझनेसमॅनना सांगणं गरजेचं होतं, या आमच्याकडे बिझनेस करा, फॉरेनहून तुम्ही आमच्याकडे या, सो दॅट आपल्या लोकांना जॉब मिळतील. आणि याच्यासाठी मार्केट किंवा इकॉनॉमी उघडणं गरजेचं होतं, जे न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी मधनं करणार होते. देन फिफ्थ इज, कॅन यू रीड इट आउट अमर? Yes. To perform and modernize the financial and agriculture sector so that they can survive the need of the economical and efficiency. ओके, सो इट इज टू रिफॉर्म, मतलब फिर से फॉर्म करना. ओके, जो अच्छा है, मतलब एफिशिएंटली फॉर्म करना और जो अभी के लिए फायनान्शियल और एग्रीकल्चर म्हणजे मतलब पैसे वाला सेक्टर, पैशांचं जे सेक्टर आहे, बँकिंग, इन्शुरन्स, ते सेक्टर आणि ऍग्रीकल्चर सेक्टर याला मॉडर्न करायचं, नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी आणायची आणि सो दॅट आपल्या इकॉनॉमीच्या ज्या गरजा असतात, आपल्या लोकांच्या ज्या गरजा असतात त्या ते नीट अतिशय एफिशियंटली करू शकतील. पण आता हे मॉडर्नायझेशन आणणं किंवा रिफॉर्म करणं हे कसं शक्य होतं? जर समजा तुम्ही मॉडर्न गोष्टी करण्याच्या असतील, यू हॅव टू ब्रिंग इन टेक्नॉलॉजी. दॅट मीन्स तुम्हाला टेक्नॉलॉजी आणली पाहिजे. टेक्नॉलॉजी कदाचित बाहेरच्या देशांमध्ये असते किंवा आपल्याला विकसित करायला लागते. दॅट मीन्स वी हॅव टू इम्प्रूव्ह ऑन अवर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सेक्टर. Along with that, we have to open our economy. That is liberalization, right? Globalization, not liberalization, globalization. आणि म्हणून तुम्हाला या ऑब्जेक्टिव्ह साठी एलपीजी पॉलिसी लागणार होती. सेकंड वन, कॅन यू रीड इट आउट? सिक्स्थ वन, राइट? To control inflation by increasing in the supply of goods. करेक्ट. तो फिर आप ही मुझे बताओ, सप्लाई ऑफ गुड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब आपका गुड्स का सप्लाई बढ़ाने के लिए बता पाओगे? एनीवन एल्स? Inflation कम करना पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बोलो बोलो. इन्फ्लेशन कम करना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हो आप. इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, राइट? क्यों, कैसे Yes. कंट्रोल होगा वो? अगर हमने मार्केट में देखो, अगर मार्केट में सिर्फ 4 kg राइस ग्रेन मिल रहा है और पूरे गांव के लिए सिर्फ 4 kg है, तो जो जिसके पास भी ज्यादा पैसे है वही वो ले पाएगा, क्योंकि उसकी प्राइस हाई होने वाली है. लेकिन अगर 400 kg 400 kg ऑफ राइस इज अवेलेबल, देन व्हाट हैपन्स? लोगों के लिए बहुत है तो कोई प्राइस नहीं बढ़ा पाएगा. मतलब अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स बढ़ा देते हो तो आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है. आपके प्राइस राइज जो है वो कम हो जाएगी. लेकिन ये बढ़ाएंगे कैसे सप्लाई? एनीबडी एल्स? किसको, या फिर मतलब कोई भी जिसको बोलना है, सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे बढ़ाएंगे हम?
सिंपल है। अगर आप ज्यादा बिजनेस शुरू करोगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को एफिशिएंट करोगे, कॉम्पिटिटिव करोगे, क्वालिटी सुधारोगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे, तो डेफिनेटली आपका सप्लाई ऑफ गुड बढ़ेगा। अगर आप इकोनॉमी खोलोगे, मतलब आप ग्लोबलाइजेशन करोगे, तो क्या होगा, बाहर से आप इंपोर्ट कर सकोगे, राइट। लिबरलाइजेशन करोगे तो ज्यादा लाइसेंस के लिए लोगों को पीछे नहीं भागना पड़ेगा, नए बिजनेस शुरू होंगे, नए प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट। प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा, जो सेक्टर, जो कंपनीज गवर्नमेंट में इनएफिशिएंटली चल रहा है, वो प्राइवेट होके अच्छे से चलेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। दैट मीन्स ये सब पॉलिसी निकालने से डेफिनेटली यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, इसके साथ साथ क्या होता है, देखो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, और ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि अगर बड़ा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली देयर कैन बी क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और फिर आपको ये सब लिखने होंगे। ओके, तो याद करो कि क्यों करना था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर आपने नीड्स जो थे हमने कल सीखे, वो आपने अगर अभी याद कर लिए तो डेफिनेटली यू कैन बी मास्टर ओवर इट। ओके, लेट्स रीड इट आउट, मैं रीड कर लेती हूँ। ओके, आगे की, to control fiscal deficit by reducing unproductive expenditure of the government and efforts to increase the government revenue by increasing the tax slab। दो चीजें से गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो कंट्रोल हो सकता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो सकता है, इनकम बढ़ सकता है। कैसे? पहले तो जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, मतलब जिससे हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मतलब अगर गवर्नमेंट ने स्टेशनरी ही खरीद ली तो ज्यादा स्टेशनरी खरीद के क्या करेंगे, राइट। तो मतलब ऐसे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करने की जगह कुछ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करना, या फिर वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बंद कर देना, तो आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। और आपका इनकम सुधारने के लिए टैक्स स्लैब, मतलब टैक्स का जो रेट होता है वो बढ़ाना, टैक्स बेस बढ़ाना। तो जैसे कि अब हमने जीएसटी इंट्रोड्यूस कर लिया है, या फिर उसके पहले वैट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो या फिर इनकम टैक्स के स्लैब ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना पॉसिबल होता है। The eighth one is to improve BOP position, that is balance of payment। ये बहुत बार आने वाला है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको कल ही बोला था, इट इज द बैलेंस बिटवीन व्हाट यू आर इम्पोर्टिंग एंड व्हाट यू आर एक्सपोर्टिंग। मतलब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके कितना फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हो, दैट इज इंपोर्ट करने के बाद कितना दे रहे हो, एक्सपोर्ट करने के बाद कितना ले रहे हो, इसमें से डिफरेंस। ओके, दैट डिफरेंस इज अ बीओपी पोजीशन, इट शुडंट बी निगेटिव। दैट मीन्स आपके इंपोर्ट ज्यादा नहीं होने चाहिए एक्सपोर्ट से, लेकिन रियलिटी में वो हमेशा ही ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ये पोजीशन बढ़ाना, मतलब एटलीस्ट बीओपी का बैलेंस अगर निगेटिव आ रहा है तो कम से कम निगेटिव हो, तो दैट इज टू इम्प्रूव बीओपी पोजीशन। नेक्स्ट वन इज टू इंक्रीज द डोमेस्टिक एंड फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन गुड्स, मतलब आपकी जो घर वाली, इन द सेंस लोकल डिमांड है कंट्री की, वो और फॉरेन में से डिमांड आ रही है, वो बढ़ाना इंडियन गुड्स के लिए, मतलब इंडिया में बनने वाले गुड्स के लिए, तो एक्सपोर्ट भी इंप्रूव हो जाएंगे। To utilize latest technology in order to make Indian industry more competitive in the world market। तो सिमिलरली हमारी इंडस्ट्री आपने देखा, कल ही मैंने आपको बताया था, बहुत ही पुअर कंडीशन में थी, बहुत ही इनएफिशिएंट, नॉट प्रोडक्टिव, वेरी लेस कॉम्पिटिटिव, राइट। तो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस करके इंडियन इंडस्ट्री को मोर एफिशिएंट बनाना, मोर कॉम्पिटिटिव बनाना, सो दैट द प्रोडक्ट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडियन इंडस्ट्री में, वो बाहर जाकर फॉरेन प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन कर सके और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू खींच सके इंडिया के ओर। ओके, सो इसीलिए यूटिलाइजेशन करना था नए टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डेफिनेटली जैसे कि हम देखने वाले हैं, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, लेकिन जैसे कि हम देखने वाले हैं इसके आगे कि बहुत चीजों की वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हुआ था। ऐसा था कि हम नेक्स्ट 8 डेज के लिए फुलफिल कर सके, इतना ही फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास था। तो उस टाइम मैंने आपको ये पहले भी स्टोरी सुनाई होगी शायद, उस टाइम हमारे अर्थ मंत्री थे मनमोहन सिंह जी और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। तो उनको हमारे देश के गोल्ड का जो रिजर्व होता है, मतलब सोन्याचा साठा, प्रत्येक देशाचा स्वतःचा असा असतो, वो सोने का जो रिजर्व था वो बेचना पड़ा था बाहर
जाकर और इसकी वजह से क्या हुआ था कि जब तक वो पूरा का पूरा गोल्ड रिजर्व हम ट्रांसफर नहीं कर लेते तब तक हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर और पीएम को वहां पर रुकना पड़ा था. एंड दॅट इज अ ग्रेटेस्ट डिसऑनर फॉर अवर कंट्री की लोक विश्वास नाही ठेवत आहेत आपल्यावर, आपली क्रेडिबिलिटी कमी झाली आहे. देयर इज अ व्हेरी रिडक्शन ऑफ क्रेडिबिलिटी. और इसकी वजह से क्या हुआ था कि आपका जो क्रेडिबिलिटी कम हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुआ है, और ऐसा आगे कभी ना हो इसलिए सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करना नेसेसरी था. Then next one is to increase the participation of private players in all the sectors of economy. मतलब private players ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में अगर इंट्रोड्यूस होंगे, प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट बिजनेसमैन, तो क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, जो हमारा पहला वाला ऑब्जेक्टिव था, टू इम्प्रूव द ग्रोथ रेट. ओके, एफिशिएंसी बढ़ेगी इकोनॉमी की. तो मतलब जैसे देखो, पहले हमारे पास इंटरनेट का बहुत ही इशू होता था, सिर्फ बीएसएनएल का इंटरनेट था हमारे पास, राइट. फिर उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स का आने लगा, जैसे कि जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जैसे सब कुछ, टाटा डोकोमो. तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा डेटा सेक्टर और वी कैन से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इट स्टार्टेड इम्प्रूविंग. ओके, एंड अपॉन विच हम कर सकते हैं कि इसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर मार्केट में होने चाहिए. ये सब अगर हमने किया तो इकोनॉमी को स्टेबिलिटी आती है. एंड दैट्स व्हाई द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन. मतलब आप अच्छी तरीके से पूरे के पूरे फुल एम्प्लॉयमेंट मोड पे रहते हो, आप अच्छे तरीके से इकोनॉमी को मेंटेन कर सकते हो, विच इज वेरी हार्ड थिंग टू अचीव. Okay, then to convert Indian economy into market economy by removing all kinds of unnecessary restriction. जैसे कि हमारे पास लाइसेंस राज चल रहा था, मैंने कल ही आपको बताया, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर, एक स्कूटर, ऐसा कुछ लेने के लिए हमें बड़े बड़े फॉर्म्स भरने पड़ते थे, बहुत दिन रुकना पड़ता था, फिर परमिशन मिलती थी, उसके साथ साथ लाइसेंस मिलता था, तो आप ट्रांजिस्टर ले सकते हो, मिक्सर ले सकते हो, राइट. तो ये जो लाइसेंस राज है, जो ये जो बहुत बहुत रिस्ट्रिक्शन है, आप ये इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, हम डायरेक्टली अमेजोन पे जाते हैं या फिर और कुछ स्नैपडील और समथिंग लाइक दैट, आप बाय कर लेते हो, खरीद लेते हो जो भी चाहिए वो. तो मतलब बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस है आपके पास, या फिर आप मार्केट में चले जाते हो तो भी खरीद लेते हो डायरेक्टली जाकर, एकदम से एक दिन में आता है आपके पास. तो ये जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे वो कम करने के लिए हमारी इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट करना जरूरी था, जो नेप की वजह से हुआ, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. होपफुली आपको ये सब ऑब्जेक्टिव समझ में आए हैं. आर दे? Yes, ma'am. ओके, आता काय करायला माहितीये का, या चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही तुमचं नाव आणि नंबर असं टाका बरं पटपट. आणि तोपर्यंत मी तुम्हाला एका व्हिडिओकडे घेऊन जाते, जी तुम्हाला गल्फ वॉर बद्दल सांगणार आहे. याच गल्फ वॉर मध्ये पेट्रोल म्हणजे अडकल्यामुळे जग गल्फ वॉर मध्ये अडकलं, आणि त्यामुळे पेट्रोलच्या प्राइस वाढल्यामुळे भारताला त्याचा प्रचंड तोटा सहन करायला लागला होता. ओके, सो आय एम गोइंग टू शो यू दिस व्हिडिओ, बट लेट मी जस्ट pause the recording first. The video was saying that due to Gulf War, there was Iraq who invaded Kuwait for oil extraction issues. और उसके लिए फिर उस कुवैत से इराक को बैकिंग अप करने के लिए, मतलब पीछे लाने के लिए फिर यूनाइटेड नेशन ने अल्टीमेटम दिया, और वो उन्होंने नहीं क्योर किया तो फिर जो टॉप मोस्ट 30 कंट्रीज है जिनको G30 बोला जाता है, तो ये G30s ने ऑपरेशन स्टॉर्म, आपने देखा डेजर्ट स्टॉर्म, वो लॉन्च किया. ओके, सो ऐसे करके जो उनके बस में और या फिर उनके कंट्रीज में जो भी कुछ वॉर टाइम चल रहा था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, ये सब ऑयल रिच कंट्रीज है, वहां से हमारे पास ऑयल आता है, राइट, क्रूड ऑयल आता है. तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल के रेट्स बहुत ही बढ़ रहे थे, लेकिन इंडिया के पास तो इतना फॉरेन एक्सचेंज है ही नहीं था कि हम खरीद सके. तो ऐसा प्रॉब्लम आया कि इंडिया के पास सिर्फ नेक्स्ट 8 दिन, आगे के 8 दिन काफी होगा, इतना ही फॉरेन एक्सचेंज बच गया. तो फिर उनको डेफिनेटली एक करना पड़ा कि
कुछ ना कुछ करके हमें हमारे लोन्स रीपे करने हैं। और ये देखकर थोड़ा हैरान है हम कि हमारे पास बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था। और इसकी वजह से डेफिनेटली हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन करना पड़ा, विच स्टार्टेड इन 1991 बेसिस द 3 फीचर्स या फिर बेसिस द 3 क्राइटेरिया: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मुझे पता है ये जो एलपीजी पॉलिसी है ये आपने पहले भी पढ़ी है, ओसी में पढ़ी है, फिर लास्ट टाइम शायद कॉमर्स में पढ़ी है, एफवाई के, राइट। तो लेकिन ये हम बेसिकली, जैसे आपने लिबरलाइजेशन बोला, मैंने बोला, आपने लिखा भी होगा शायद, मतलब फंडामेंटल फीचर्स जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, उसमें लिबरलाइजेशन आता है। लिबरलाइजेशन का मतलब ही फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब आपके इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए इंडिविजुअल को फ्रीडम देना, ऐसा है। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द रिलैक्सेशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस इन द एरिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी करने के लिए लोगों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं उसमें उनको फ्रीडम देना, यही एक्चुअली मतलब था लिबरलाइजेशन का। It means removal of tariff and other restrictions on the flow of goods and services between countries. तो जो 2 कंट्रीज में ट्रेड होता है उसमें जो टेरिफ आता है, मतलब टैक्स जो लगता है, वो कम होना चाहिए, और उसके लिए भी लिबरलाइजेशन जरूरी था। लिबरलाइजेशन इज टू प्रोवाइड फ्रीडम टू एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप इंडस्ट्री, मतलब ट्रेड, बिजनेस वेंचर, नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों को फ्रीडम देना। फिर entrepreneur is not required to get any kind of approval of the government licenses to come into business. अगर आपका बिजनेस लीगल है तो आपको लीगल बिजनेस के लिए कौन से भी अप्रूवल की जरूरी नहीं होगी। बेसिक जो करना है वो कर लीजिए और स्टार्ट कर लीजिए अपना बिजनेस। एट प्रेजेंट देयर इज ओनली 6 इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर लाइसेंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट. Okay, they are alcohol, cigarette, hazardous chemical, electronic, aerospace and defense equipment, drugs and pharmaceutical and industrial explosive. तो जान के लिए जो खतरा हो सकता है वैसे ही बिजनेसेस के लिए लाइसेंसेस सब है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर से फिर से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ओके, अंटिल देन हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। आपको ये वीडियो जो यूट्यूब पे मिलेगा, प्लीज गो टू इट, लाइक इट, कमेंट इट, और बेसिकली आपको आपका नंबर और नाम वहां पर लिखना है। ओके, और ये वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाए इसलिए आप वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपको पता है। तो इसके लिए डायरेक्टली आपको मिलेंगे, आपको मेरे लिंक की जरूरत नहीं होगी। तो स्टार्ट स्टडिंग एंड आई विल से मेक नोट्स।